Hello everyone, welcome to Bhavya Education. I am your educator Neeti, and in this series we are discussing your class 8 science. और अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं आपका फर्स्ट चैप्टर दैट इज द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम इस सीरीज में देखेंगे, आज हम इस टॉपिक में देखेंगे क्लास जो चैप्टर नंबर 1 है उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन। आपकी एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, चैप्टर के जो टॉपिक्स है उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे थ्रू द क्वेश्चंस। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। हमको क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हमको ब्लैंक को फिल करना है। जो वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे, फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट एंड प्रिपरेशन, ये वर्ड्स के हमको पर्टिकुलर जो हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स है उसके अंदर देखना है कि कौन सा वर्ड है किस में आएगा। तो हम देखते हैं, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन द लार्ज स्केल एट द प्लेस इज कॉल्ड। हमने देखा था कि अगर आप सेम काइंड ऑफ प्लांट को एक पर्टिकुलर फील्ड में ग्रो करवाते हो, सेम काइंड ऑफ प्लांट को पर्टिकुलर फील्ड में ग्रो करवाते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉप। क्या बोलते हैं? क्रॉप। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्रॉप। जैसे कि हमने देखा था हमारे चैप्टर में कि वीट के क्रॉप को आप ग्रो करवा रहे हो, कि लार्ज स्केल पे हम क्या करते हैं, एक फील्ड में सेम काइंड ऑफ प्लांट को ग्रो करवाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप। ओके, उसके बाद द फर्स्ट स्टेप बिफोर द ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। मतलब फर्स्ट स्टेप, अगर हमको क्रॉप को ग्रो करना है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, किसकी प्रिपरेशन करते हो? आपको अगर क्रॉप बनाना है, क्रॉप का प्रोडक्शन करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे, यानी क्या करेंगे, सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इसमें क्या आएगा? प्रिपरेशन। क्या आएगा? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो हमारा क्रॉप डन हुआ, प्रिपरेशन डन हुआ। ये क्या था? फर्स्ट स्टेप ऑफ हमारा क्या था? क्रॉप प्रोडक्शन। उसमें क्या होगा? प्रिपरेशन। ओके, उसके बाद द डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। ये भी हमने देखा था कि अगर हम सोइंग ऑफ सीड्स करते हैं तो सीड्स को सो करने से पहले हमारा सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अच्छी क्वालिटी का, हाई क्वालिटी के जो हम सीड्स लेते हैं उसको हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, ताकि क्या हो, हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन हो वो सबसे बेस्ट हो और हाई यील्ड का हमको प्रोडक्शन मिले। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि हम सीड को चूज करते थे कि कौन से टाइप के जो सीड होंगे वो अच्छी क्वालिटी के होंगे। तो हम क्या करते थे, एक बीकर लेते हैं, बीकर में हम पानी डाल के और सीड्स को डाल देते हैं। जो सीड्स अंदर नीचे की साइड बैठते हैं, जो सीड्स कैसे होते हैं, जो नीचे की साइड रहते हैं वो कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं। और जो डैमेज सीड्स होते हैं, जो होलो हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, वो सीड्स क्या होते हैं? पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। क्या करते हैं? पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। तो इससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन से सीड्स अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, और कौन से सीड्स जो है वो डैमेज हुए क्वालिटी के हैं। तो जो डैमेज सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं? टॉप ऑफ द बॉटम में क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा फ्लोट। क्या आएगा इसका आंसर? फ्लोट। ठीक है, फॉर द ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। मतलब कि क्रॉप का ग्रो अच्छा हो, क्रॉप अच्छी क्वालिटी का हो, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए, और क्या चाहिए? वाटर। क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट एंड क्या चाहिए? वाटर फ्रॉम सॉइल। ठीक है, तो क्या चाहिए हमें? न्यूट्रिएंट एंड वाटर। तो हम फिर से एक बार देखते हैं क्या है ये। देखो क्या आएगा, the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at the place is called as the crop। उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद द फर्स्ट स्टेप बिफोर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें अलग अलग स्टेप्स हमने देखी थी। सबसे पहले क्या था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद क्या था? सोइंग ऑफ सीड्स। उसके बाद क्या था हमारा? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। उसके बाद क्या था? इरिगेशन। उसके बाद क्या था? अपना ये प्रिवेंट करना था उसको, किससे? अपना वीड से प्रोटेक्ट करना था हमें, वीड से। उसके बाद क्या था? हार्वेस्टिंग। और देन लास्ट स्टेप क्या था? स्टोरेज। तो ये जो हमारी प्रिपरेशन ऑफ क्रॉइल के प्रोडक्शन, क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए जो डिफरेंट स्टेप्स थी, एग्रीकल्चर की जो डिफरेंट स्टेप्स थी, उसमें जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल को हमें क्या करना पड़ता था? प्रिपेयर करना पड़ेगा सबसे पहले। द डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर। For the growing of crop, sufficient sunlight, water and nutrients from the soil are essential। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। मैच द आइटम्स इन कॉलम 1
विद दी कॉलम 2, मतलब कॉलम ए के साथ हमको कॉलम बी के साथ क्या करना है, हमको मैच करना है आइटम्स को। तो सबसे पहले देखते हैं हम खारीफ क्रॉप। यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमको, खारीफ क्रॉप। तो एज यू नो दैट कि खारीफ क्रॉप क्या है, खारीफ क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, रेनी सीजन में ग्रो करवाते हैं। कब ग्रो करवाते हैं, रेनी सीजन में, मतलब कि जून टू अक्टूबर के पीरियड में। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जून टू अक्टूबर के पीरियड में जो आप क्रॉप्स को ग्रो करवाओगे उसको आप खारीफ क्रॉप बोलते हैं। और उसके एग्जाम्पल्स में आपने कौन कौन से देखे थे, उसके एग्जाम्पल में आपने देखा था पेडी, मेज, ग्राउंडनट और कॉटन्स। ये क्या किसके एग्जाम्पल है, खारीफ क्रॉप के। तो आपने क्या किया, वन को किसके साथ मैच करवाया, पेडी एंड मेज के साथ, उसके बाद मतलब ई के साथ। उसके बाद राबी क्रॉप्स, दूसरा क्या है हमारा, राबी क्रॉप। तो राबी क्रॉप में आप देखोगे कि राबी क्रॉप हम कब ग्रो करवाते हैं, विंटर सीजन में। कौन सी सीजन में, विंटर सीजन में, मतलब अक्टूबर से मार्च के पीरियड में हम उसको ग्रो करवाते हैं। और ऐसे क्रॉप को हम क्या बोलेंगे, राबी क्रॉप। और राबी क्रॉप में आपने देखा था किस किस के एग्जाम्पल्स थे, व्हीट का था, ग्राम का था, पीस का था, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसके हो गए, राबी क्रॉप्स के। अब देखो केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर में हमने क्या देखा था, फर्टिलाइजर एक तो क्या होता है, फर्टिलाइजर ऐसा ये होता है कि जो सब्सटेंसेस अगर हम उसको सॉइल के अंदर ऐड करते हैं तो वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को अगर ऐड करें सॉइल के अंदर, फर्टिलाइजर को आप अगर सॉइल के अंदर ऐड करते हो तो वो सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट को बनाते हैं, न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर। और फर्टिलाइजर में एग्जाम्पल्स हमने क्या क्या देखे थे, यूरिया देखा था, सल्फर फोस्फेट देखा था, एनपीके देखा था, मतलब क्या था हमारा, एनपीके था, पोटेशियम था, फोस्फोरस था, ठीक है। तो ये क्या देखा हमने, केमिकल फर्टिलाइजर। उसके बाद ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है हमारा, ऑर्गेनिक मैन्योर है ये एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग एंड यूरिन। मतलब जो एनिमल मैन्योर, मैन्योर कैसे बन रहा था, मैन्योर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंस में, यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको कन्वर्ट करते हैं, जो एनिमल का एक्सक्रीटा होता है, काउ डंग होता है, फिर हमारा जो प्लांट्स या एनिमल का जो डीके पार्ट पड़ा होता है, फिर हम देखते हैं ना जो प्लांट्स के जो कुछ पार्ट्स पड़े होते हैं, लाइक छिलके विलके, जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं उसके जो पील्स निकले हुए होते हैं, वो सब कुछ अगर हम सॉइल में मिक्स हो जाते हैं अगर वो, तो उसको क्या करता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके उसको क्या बनाते हैं, मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या बनाते हैं उससे, मैन्योर। और इसको हम क्या करते हैं, सॉइल में ऐड करते हैं। तो मैन्योर सॉइल में ऐड करके क्या करता है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है और सॉइल में क्या कराता है, न्यूट्रिएंट को बढ़ाता है। तो ऑर्गेनिक मैन्योर में हमने क्या देखा, एनिमल एक्सक्रीटा एंड काउ डंग देखा, ठीक है। अब देखो फाइनल, मतलब वन में क्या था हमारा, ई था, टू में डी था, थ्री में बी एंड फोर में सी, ठीक है। वन में हमारा ई है, फिर टू में क्या है हमारा, डी है, फिर ऑर्गेनिक मैन्योर केमिकल फर्टिलाइजर में हमारा बी, और ऑर्गेनिक मैन्योर में हमारा आएगा सी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, ओके। गिव द टू एग्जाम्पल ऑफ इच। अब फिर से अगेन द खारीफ क्रॉप और राबी क्रॉप के बारे में बोला और इसके एग्जाम्पल देना है। खारीफ क्रॉप में हमने कौन से एग्जाम्पल देखे थे, पेडी, मेज, उसके बाद था हमारा ग्राउंडनट, उसके बाद था हमारा कॉटन। और राबी क्रॉप में हमने क्या देखा था, राबी क्रॉप में देखा था हमने ग्राम, व्हीट, उसके बाद हमने देखा था पीस। ये किसके एग्जाम्पल है, राबी क्रॉप के। तो पेडी, मेज, कॉटन एंड ग्राउंडनट आर द एग्जाम्पल ऑफ द खारीफ क्रॉप। इन द राबी क्रॉप में व्हीट, ग्राम, पीस एंड मस्टर्ड, यानी कि राई जो होता है हमारा राबी क्रॉप का एग्जाम्पल। उसके बाद राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो जो इसके अंदर दिए हैं उसके बारे में हमको क्या करना है, अपने खुद के वर्ड से, ओन वर्ड से हमको कुछ उसके बारे में बताना है। जैसे कि फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल क्या है, सबसे पहले आप देखोगे तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है। क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर, कल्टीवेशन के अंदर अगर हम डिफरेंट स्टेप्स देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, तो सॉइल का जो प्रिपरेशन है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप है। द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन द क्रॉप प्रोडक्शन। इट इज डन बाय द टर्न अप एंड द लूजन अप द सॉइल। हमने क्या देखा था कि जो हम सॉइल होता है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के लिए उसको हम क्या करते हैं कि टर्न अप करते हैं, लूजन अप करते हैं, ताकि जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट लेयर में, वो क्या हो जाए, एक दूसरे से मिक्सअप हो जाए अच्छे से। और प्लांट जब अगर उस सॉइल के अंदर ग्रो करता है तब उसको न्यूट्रिएंट क्या मिले, प्रॉपरली मिले सारे लेयर्स से। तो उससे क्या करते हैं हम, सॉइल को क्या कर देते हैं, टर्न अप करते हैं, लूजन अप करते हैं। और जो टर्न अप करने की, लूजन अप करने की जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते थे, टिलिंग। क्या बोलते थे, टिलिंग, टिलिंग और प्लॉगिंग, ठीक है। इट इज डन बाय द टर्न अप एंड द लूजन अप द सॉइल एंड नोन एज द टिलिंग और प्लॉगिंग, एंड विच इज एसेंशियल फॉर द रूट पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल, ताकि रूट क्या कर सकते हैं, इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं सॉइल के लिए, सॉइल के अंदर। और उससे क्या होता था, हम टर्न अप और लूजन अप करते हैं जब सॉइल को,
तो क्या होता है कि सॉइल थोड़ी सी पोरस हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है, थोड़ी सी ओपन अप हो जाती है। उससे क्या होता है, प्लांट इजीली ब्रीथ कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं। और क्या होता है कि जो उनके जो ये है अपने रूट्स, वो क्या करते हैं, इजीली पेनिट्रेट कर पाते हैं और न्यूट्रिएंट क्या मिलता है उनको, कंप्लीटली वो उनको न्यूट्रिएंट मिलता है, उससे प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद दिस अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली। जैसे ही क्या होता है, सॉइल अगर थोड़ी पोरस हो जाती है, ओपन अप हो जाती है, तो उससे प्लांट क्या होते हैं, इजीली क्या कर पाते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं। उसके बाद loosening of the soil allows the growth of earthworms and microorganisms which will help to keep the soil fertile by adding the humus to the soil। अगर आप लूजनिंग कर रहे हो, उसको टिलिंग कर रहे हो, टर्न अप कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, अर्थवर्म और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसकी ग्रोथ हो जाती है, सॉइल के अंदर इंक्रीज होती है। उससे क्या होता है कि वो फर्दर क्या करते हैं, हमारे मेन्योर बनाने का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने का या उनको इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो इससे भी क्या होता है, ये सॉइल का जो प्रिपरेशन वाला स्टेप है, ये है क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सॉइल के अंदर इजीली ग्रो कर पाते हैं। लूजनिंग ऑफ सॉइल इज आल्सो ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप लेयर विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। के जैसे क्या मैंने जो बोला आपको कि अगर हम सॉइल को लूजनिंग करते हैं, टर्न अप करते हैं, तो उसके जो सारे लेयर्स है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट इक्वली सारे लेयर्स में डिवाइड हो जाता है, इक्वली सारे लेयर में मिल जाता है। वरना क्या होता है कि कभी कभी आप देखोगे, कभी कभी क्या हुआ, ये समझो, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल है। अगर आपने प्लांट को ग्रो किया पर्टिकुलर एरिया में, समझो आपने एक ये एरिया में ग्रो किया एक ये प्लांट को, तो ये प्लांट को आप ग्रो करोगे तो इसके रूट अगर इतने एरिया तक पेनिट्रेट होते हैं, इतने एरिया तक अगर जाते हैं, तो इसको जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो कितने एरिया में मिलेगी, उसको जो ये इसके रूट है, ठीक है, ये इसके रूट है, तो न्यूट्रिएंट इसको सिर्फ इतने ही हिस्से से मिलेगा, समझे, इतने ही पोर्शन से इसको न्यूट्रिएंट मिलेगा। और क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो लेयर है सॉइल का, इसमें न्यूट्रिएंट की कमी होने लगेगी, क्या होगा, न्यूट्रिएंट की कमी होने लगेगी। तो फिर क्या होगा, अगेन जब आप इस वाली सॉइल पे फिर से प्लांट को ग्रो करवाओगे, दूसरे प्लांट को आप फिर से सेम एरिया पे, सेम जो सॉइल का जो हमारा पार्ट है उस पे लेयर पे अगर आप ग्रो करवाते हो, तो क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रिएंट की कमी होगी। और कमी की वजह से क्या होगा, जो हमारा प्लांट है वो प्रॉपरली अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो सॉइल है इसको पूरा क्या करते हैं, टर्न अप एंड लूजन अप करते हैं, मतलब पूरा मिक्सअप कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट है सारे लेयर्स में ये अच्छे से मिक्स हो जाता है, और उससे प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, अच्छे से हो पाती है। सारे लेयर में मिक्स हो गया तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कम है यहाँ पे ज्यादा है, ऐसा नहीं है, प्रॉपर उसमें मिक्स हो गया। इसलिए आप एक बार यहाँ पे ग्रो करोगे, उसके बाद आप फिर से इधर ग्रो करोगे, तो उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट का जो अमाउंट है वो क्या है, एक जैसा है सारे लेयर्स में, तो क्या होगा, प्लांट का ग्रोथ अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा, तो अरे दूसरा हमारा जो पॉइंट था वो क्या था, सोइंग। हमने क्या देखा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में हमने देखा कि क्या करता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, फर्स्ट स्टेप इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए क्यों हमने किया, क्योंकि लूजन अप एंड टर्न अप करना पड़ता है, उससे क्या होता है, प्लांट इजीली ब्रीथ कर पाते हैं, प्लांट का जो रूट होता है वो इजीली पेनिट्रेट कर पाता है, डीप पेनिट्रेट कर पाता है। इसके अलावा क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, जिससे जो वो सॉइल में क्या करते हैं, मैन्योर को ऐड करते हैं, फर्टिलिटी जो है सॉइल की उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं या फिर सेव करके रखते हैं। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो पॉइंट इनने बोला है कि सोइंग, सोइंग के बारे में बताओ। तो सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग क्या है, अल्टीमेटली आप क्या करोगे, अच्छा जो क्रॉप का प्रोडक्शन है उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी के हम जो है सीड को चूज करेंगे। तो अच्छी क्वालिटी के सीड को चूज करेंगे, ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि हम क्या देखेंगे, जो सीड्स ऐसे हो जो हमें हाई इल्ड का प्रोडक्शन दे, उसको हम क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो सोइंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द क्रॉप प्रोडक्शन। First, healthy seeds are selected before the sowing. That will us high yield production. कि वो क्या करेंगे, हाई yield का प्रोडक्शन देंगे, इसलिए हमको सीड्स को क्या करना पड़ता है, प्रॉपरली चूज करना पड़ता है। आफ्टर द सिलेक्शन हेल्दी सीड्स, सोइंग इज ऑल्सो डन बाय इधर ट्रेडिशनल मेथड और बाय यूजिंग दी मॉडर्न टेक्निक। हम क्या करते थे, सीड्स को हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम क्या करते थे, सीड को हम कुछ मेथड से, कुछ या तो फिर हम ट्रेडिशनली उसको कुछ मेथड यूज करते थे, लाइक फनल शेप के मेथड से, या फिर हम मॉडर्न टेक्निक यानी कि ये इक्विपमेंट सीड ड्रिल, उससे हम क्या करते थे, सीड को सो करते थे। मतलब पहले क्या होता था, फनल शेप का यूज होता था ट्रेडिशनली, उसमें क्या होता था, जो फनल शेप का एक इक्विपमेंट होता था उसमें हम सीड को डालते थे और वो सीड को क्या करता था, सॉइल के अंदर पोर कर देता था। लेकिन बाद में क्या आया, इक्विपमेंट आया हमारा सीड ड्रिल, जो हम आज के इरा में, मॉडर्न इरा में यूज करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि सीड को हमने डाला, लेकिन वो सीड को क्या करता है, इसमें जो था हमारा, इसमें क्या यूज होता था, हमारे जो है
इसमें लेबर यूज होता था और ये टाइम कंज्यूमिंग था। इसमें क्या है, हम इसको एज अ ट्रैक्टर के उससे यूज करते हैं, तो ये क्या है, इसमें लेबर भी बचता है प्लस ये टाइम सेविंग होता है। तो मॉडर्न टेक्निक में क्या होता था, सीड को एक तो प्रॉपरली डिस्टेंस पे करते हैं, प्रॉपरली क्या करते थे, ऐसे डिस्टेंस पे रखते थे, ठीक है, प्रॉपरली। एक सेकेंड, जो सीड्स होते हैं ना, ये सीड ड्रिल वाला इक्विपमेंट जो आज के इरा में यूज होता है, ये क्या करता है, सीड को एक प्रॉपर डिस्टेंस पे मेंटेन करता है और क्या करता है, ताकि क्या हो, सीड जो है इसका ओवर क्राउडिंग ना हो, कि अगर आपने क्या हुआ, ये ऐसे 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 अगर ग्रो कर दिए, ऐसे ही रैंडमली सीड्स को अगर आपने डाल दिए, तो क्या होगा, ओवर क्राउडिंग होगा सीड्स का और जो प्लांट है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये सीड ड्रिल क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो सीड्स हो वो क्या हो, प्रॉपर डिस्टेंस पे मेंटेन हो, ताकि ये एक दूसरे से compete ना करे, न्यूट्रिएंट के लिए, सॉइल के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, और जो सारे प्लांट वो क्या हो, अच्छे से ग्रो कर पाए, सारे प्लांट क्या हो, अच्छे से ग्रो कर पाए। तो ये हमारा आज का मॉडर्न इरा का जो हमारा टेक्निक है वो कौन सा है, सीड ड्रिल, ठीक है। उसके बाद द प्रॉपर डिस्टेंस शुड बी मेंटेन टू अवॉइड द ओवर क्राउडिंग ऑफ क्रॉप। ओवर क्राउडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए प्रॉपर डिस्टेंस को मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है वीडिंग। वीडिंग क्या होता है, सबसे पहले वीड्स क्या होते हैं तो हम वीडिंग जानेंगे। वीड क्या होता है कि अनवांटेड डिजायरेबल प्लांट हमारे क्रॉप के साथ अगर ग्रो कर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वीड। क्या बोलते हैं, वीड। जो अनडिजायरेबल अनवांटेड प्लांट जो होते हैं, जो हमारे क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं, उसको हम वीड बोलते हैं। और इस वीड को जो रिमूव करने का होता है प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, वीडिंग। द रिमूवल ऑफ अननेसेसरी प्लांट फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड एज द वीडिंग। उसको हम क्या बोलेंगे, वीडिंग। उसके बाद द वीड्स compete with the crop plants for the nutrient and water। वीड क्या करता है, एक तो हमारे प्लांट के साथ ग्रो कर जाता है, प्लस ये क्या करता है, compete करता है हमारे प्लांट के साथ वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, मतलब हमारे प्लांट के साथ ये रहेगा और ये क्या करेगा, कंपटीशन करता है प्लांट के साथ। तो क्या होता है कि प्लांट को तो शायद वाटर न्यूट्रिएंट ये ना मिले और ये क्या करता है, वीड ही ले लेता है, तो ये क्या, वाटर न्यूट्रिएंट को, तो ये क्या करता है, compete करता है हमारे प्लांट के साथ वाटर के लिए और न्यूट्रिएंट के लिए। दिस विल रिड्यूस द इल्ड ऑफ डिजायर क्रॉप। तो इससे क्या होता है, हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमें क्या होता है, वीड को रिमूव करना बहुत नेसेसरी होता है। तो वीड्स आल्सो इंटरफेयर व्हाइल द हार्वेस्टिंग एंड गेट मिक्स्ड विद द क्रॉप। हमारे क्रॉप जो होते हैं, जो हमारा जो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस होता है, मतलब जब हमारा प्लांट पूरा ग्रो कर गया, जब क्रॉप पूरा बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, हमारा जो स्टेप होता है हार्वेस्टिंग, उसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप को हार्वेस्ट करने का काम करते हैं। मतलब जो हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ उसको हम फाइनली अब क्या करेंगे, निकालेंगे, रिमूव करेंगे, यानी हार्वेस्ट करेंगे। तो जब हम हार्वेस्टिंग की प्रोसेस करते हैं तब भी ये वीड क्या करता है, हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब हार्वेस्टिंग करने के टाइम पे भी ये बीच बीच में आता है, ठीक है, उससे भी क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। उसके बाद सम वीड्स आर पॉइजनस टू द एनिमल एंड ह्यूमन। कुछ ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, तो ये एनिमल और ह्यूमन के लिए अच्छे नहीं होते, पॉइजनस होते हैं। फिजिकल रिमूवल ऑफ द प्लांट्स एंड बाय टिलिंग प्रोसेस वी कैन रिमूव द वीड्स। फिजिकल रिमूव कर सकते हैं, मतलब आप उसको ऐसे रूट से डायरेक्टली हटा लो, या फिर आप क्या करो, उसको टिलिंग की प्रोसेस से भी हटाते हो। मतलब आपने सॉइल को जब टर्न अप एंड लूजन अप करते हो, तो वो प्रोसेस जब होती है टिलिंग, उसमें भी क्या होता है, हम ये वीड्स को हटा देते हैं, वीड को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो वीडीसाइड्स आर स्प्रेड। वीडीसाइड्स का भी हम यूज करते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स होता है ना, वैसे वीडीसाइड्स होता है। वीडीसाइड्स किसके लिए होता है, वीड को रिमूव करने के लिए, वीड को मारने के लिए होता है। तो इससे क्या होता है, वीडीसाइड्स आर स्प्रेड टू गेट रीड ऑफ वीड्स, बट दिस मेथड मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर बिकॉज द केमिकल्स आर यूज्ड एज द वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स क्या होते हैं, एक तरह के केमिकल होते हैं। ये केमिकल से हमको क्या करना होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। तो ये क्या होता है, थोड़े से हार्मफुल भी होते हैं, क्योंकि ये हेल्थ ऑफ फार्मर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ओके, एक्स्ट्रा नीड शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग दी वेडीसाइड्स। वेडीसाइड्स को यूज करते टाइम हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक हार्मफुल सब्सटेंस है, हार्मफुल क्या है, केमिकल है। उसके बाद देखो थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द शाफ फ्रॉम द क्रॉप इज नोन एज द थ्रेशिंग। मतलब हमारा जो क्रॉप बन गया, अब क्रॉप फाइनली बन गया, हार्वेस्टिंग करने का टाइम आया, तो हार्वेस्ट के टाइम पे जब हमारा क्रॉप है, तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारा क्रॉप है, ये क्या है, क्रॉप, ये हमारा फाइनल बना हुआ क्रॉप है। तो इसमें से हमारा जो काम का है वो क्या है, ये ग्रेन। ये क्या है, ग्रेन। ये जो सीड्स होते हैं, ये जो ग्रेन होते हैं, अनाज, वो हमारे काम का है। लेकिन ये क्या है, ये इसके शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। तो इस शाफ्ट को हम जो अलग करते हैं हमारे ग्रेन से, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द शाफ्ट फ्रॉम द क्रॉप इज नोन एज द थ्रेशिंग। हमारे काम का ये जो है, ये हिस्सा, इसको हम अपने शेफ से अलग करेंगे, इसको हम बोलेंगे थ्रेशिंग। क्या बोलेंगे, थ्रेशिंग।
थ्रेशिंग इज कैरिड बाय द मशीन कॉल्ड द कंबाइन। थ्रेशिंग हम किससे करते हैं? कंबाइन। क्यों इसको कंबाइन बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, दो काम एक साथ परफॉर्म करता है। एक ये करता है हार्वेस्टिंग का काम प्लस थ्रेशिंग का काम। मतलब जो हार्वेस्ट करने का काम है वो भी ये करेगा, प्लस ये जो शाफ्ट से हमारे ग्रेन को अलग करने का काम यानी कि थ्रेशिंग का काम भी ये करेगा। तो इसको हम बोलते हैं कंबाइन, इसको हम बोलेंगे कंबाइन। Threshing is also done by the winnowing, where the blow of air is used to separate the chaff from the crop. Winnowing की प्रोसेस भी होती है, किससे हम सेपरेट करते हैं? विनोइंग से। उसमें हम क्या करते हैं कि एयर का यूज करते हैं। एयर के यूज से हम क्या करते हैं कि ऐसा सुपड़ी जैसा होता है, उसके अंदर हम हमारे ग्रेन को डालते हैं, मतलब कि हमारा पूरा जो क्रॉप बना है उसको डालते हैं। उसके बाद हम उसको से एयर में उछालते हैं। तो अगर हम जब उसको एयर के साथ ऐसे करते हैं तब क्या होता है, जो हल्का पार्टिकल होता है, जो वेट जिसका कम होता है, वो हट जाता है, वहां से रिमूव हो जाता है, और बचता क्या है, हमारा जो ग्रेन है, हमारा जो क्रॉप है, वो क्या बचता, वो बच जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग। इसको हम क्या बोलते हैं? विनोइंग। तो ये हमने हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखा कि हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को क्या किया, एक्सप्लेन किया। अब हम देखते हैं एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम दी मैन्योर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, फर्टिलाइजर मैन्योर से डिफरेंट क्या है? तो फर्टिलाइजर और मैन्योर दोनों क्या है, एक सब्सटेंस होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम हमारे सॉइल के अंदर ऐड करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट को इंक्रीज करते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, प्लांट ग्रो कर पाता है। बट ये दोनों में भी कुछ डिफरेंस है, तो देखते हैं हम डिफरेंस क्या है। सबसे पहले फर्टिलाइजर इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसमें इसमें हमने क्या देखा था, सल्फेट देखा था, फोस्फेट देखा था, फिर हमारा एनपीके देखा था। तो ये सारे क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। उसके बाद वही आप मेन्योर की बात करोगे तो मेन्योर क्या है, मेन्योर इज दी ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। उसके बाद फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। ये आर्टिफिशियली बनते हैं, मतलब कि ये मैन मेड है ना। उसके बाद मैन्योर इज ऑब्टेन्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन वेस्ट। ये क्या है, एक डीकंपोजिशन से होता है, जिसको कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ये क्या है, आर्टिफिशियली है, बनता है। तो प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, ये क्या बनते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं। प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, मतलब वो क्या होता था, एक पीट जैसा होता था, एक गड्ढा जैसा बनाते हैं फील्ड में, पीट जैसा बनाते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो एनिमल का वेस्ट है, प्लांट का जो वेस्ट है, या जो भी ये पार्ट्स होते हैं, जो ये होता है डीकम्पोजिशन का जो पार्ट हमारा होता है, उसको हम पीट के अंदर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर काम करते हैं और उसको क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं। और डीकम्पोज करने के बाद उसको क्या करते हैं, मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये हम देखेंगे ये कहाँ पे बनता है, फैक्ट्रीज में बनता है। डज नॉट प्रोवाइड द ह्यूमस टू द सॉइल। ये कुछ क्या करता है, ये ह्यूमस नहीं देता है, लेकिन ये क्या करता है, दैट प्रोवाइड द ह्यूमस टू द सॉइल। ये क्या करेगा, ह्यूमस देगा सॉइल के अंदर। ओके। उसके बाद रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट। जो फर्टिलाइजर था ये क्या था, सारे जो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, इसमें क्या होता है, ये कुछ पर्टिकुलर जो हमारे न्यूट्रिएंट है उसके लिए क्या होता है, ये रिच होता है। लेकिन रिलेटिवली लेस प्लांट न्यूट्रिएंट, इसके अंदर क्या होते हैं, थोड़े जो न्यूट्रिएंट इसमें सारे होंगे, लेकिन ये रिच न्यूट्रिएंट होगा, है ना। रिच वो होगा, इसमें कुछ कुछ कम मतलब होंगे सारे, लेकिन उनका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। इसमें जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, अच्छा खासा होगा। लॉन्ग टर्म यूजेज हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द सॉइल। अगर हम फर्टिलाइजर का कंटिन्यूअस यूज करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, तो ये क्या करता है, सॉइल को इनफर्टाइल करता है, सॉइल को क्या करेगा, इनफर्टाइल करेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म यूजेज, अभी आप मेन्योर में देखो तो क्या है, लॉन्ग टर्म यूजेज इंप्रूव्स द सॉइल फर्टिलिटी। ये क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। What is irrigation? Irrigation क्या है? And describe the two methods of irrigation which conserve water. दो मेथड्स को बताना है हमको, और इरिगेशन क्या है वो बताना है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड द इरिगेशन। जो हमने क्रॉप बनाया है, क्रॉप की प्रोडक्शन में हम जो इरिगेशन देते हैं, मतलब जो पानी देते हैं वाटर को, और एक रेगुलर इंटरवल पे देते हैं, तो रेगुलर इंटरवल पे जो हम पानी प्रोवाइड करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन। क्या बोलते हैं, इरिगेशन। द टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर, इरिगेशन की दो मेथड है, देखो। एक क्या है, स्प्रिंकल सिस्टम। ये हमने देखा हुआ है हमारे लेक्चर में कि ये क्या है, स्प्रिंकल सिस्टम। उसमें क्या होता है, देखो। और दूसरा है हमारा ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकल सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्प्रिंकल सिस्टम। दिस मेथड इज यूज मेनली इन द अनइवन लैंड वेयर द सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ये अनइवन लैंड में हम यूज करते हैं जहाँ पे क्या होता है, सफिशिएंट वाटर प्रेजेंट ना हो। एंड दिस द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग द रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब क्या है, समझो, ये एक पाइपलाइन है, ठीक है, ये एक पाइपलाइन है, मेन पाइपलाइन, ठीक है। इसके साथ क्या करते हैं हम, परपेंडिकुलर पाइप्स को जोड़ते हैं। ये क्या है, परपेंडिकुलर पाइप्स है। और ये हर परपेंडिकुलर पाइप पे क्या होता है, एक नोजल लगा हुआ होता है। क्या होता है, एक नोजल लगा हुआ होता है। ये है हमारा
मेन पाइप ये है परपेंडिकुलर पाइप और इस पे लगे हुए नोजल्स। और ये मेन पाइप जो है किससे लगी होती है, एक सोर्स से लगी होती है। समझो कुछ ये यहाँ पे टैप वाटर है या फिर वेल है, कुछ भी है कि सोर्स जो वाटर का रिजर्वायर है उसके साथ ही क्या होता है, ज्वाइन किया होता है। अब क्या होता है कि यहाँ से जैसे पाइप पानी लेता है, सोर्स से ये मेन पाइपलाइन है वो पानी लेगी, उसके बाद क्या होगा, हर परपेंडिकुलर पाइप में ये पानी जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ये रोटेट करेगा, जैसे ये नोजल जो है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी, क्या करेगी, रोटेट। तो रोटेट करेगी तो क्या होगा, इस जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो पर्टिकुलर साइड में नोजल्स ये प्रेजेंट है वहां पे क्या होगा, पानी का फ्लो होगा, स्प्रिंकल होंगे पानी। पानी क्या होगा, इससे स्प्रिंकल होगा, ठीक है। तो क्या होता है, इन द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग द रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट द रेगुलर इंटरवल्स। मेन पाइपलाइन के साथ हमने परपेंडिकुलर पाइप को जोड़ा, उसमें नोजल्स होती है। नोजल्स से जब पानी निकलता है तो क्या होता है, वो स्प्रिंकल, जैसे ही वो रोटेट करेगी नोजल्स तो क्या होगा, पानी स्प्रिंकल होगा, पर्टिकुलर क्रॉप पे क्या होगा, पानी जाएगा, स्प्रिंकल होगा, ठीक है। एंड द वाटर इज अलाउड टू फ्लो, और वाटर को हम क्या करते हैं, ऐसे अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है इसमें। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, the water is allowed to flow through the main pipeline under the pressure with the help of pump it escape from the rotating nozzle। कि बस हम लोग ने मेन पाइपलाइन से जब प्रेशर के थ्रू पानी दिया तो रोटेटिंग नोजल में क्या होता है, रोटेटिंग नोजल के थ्रू क्या होता है, पानी बाहर जाता है, escape from the rotating nozzle and get sprinkled to the crop as it is raining। जैसे पानी आता है ना, रेन होता है, वैसे क्या होता है, रेनिंग के जैसे क्या करता है, स्प्रिंकल होता है सारे क्रॉप पे, है ना, रोटेटिंग नोजल के थ्रू। अब दूसरा है हमारा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या था, हियर द वाटर गोज ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली इनटू द क्रॉप। मतलब समझो ये क्या है, हमारा एक क्रॉप है, ये एक प्लांट है ना, ये प्लांट है। और अभी हम क्या कर रहे हैं कि पर्टिकुलर ये जो रूट है प्लांट का, यहीं पे हम क्या करेंगे, वाटर देंगे, क्या करेंगे, यहीं पे हम ड्रॉप बाय ड्रॉप सिस्टम से, मतलब एक एक ड्रॉप के थ्रू ड्रॉप 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 करके क्या होगा, यहाँ पे पानी आएगा, और कहाँ पे जाएंगे, ये पानी सीधा जाएगा रूट में। हियर द वाटर इज गोज ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली इनटू द रूट्स। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल, इट्स कंजर्व द वाटर। यहाँ पे क्या होता है, वाटर का वेस्टेज नहीं होता है, क्योंकि जो पानी है वो सीधा कहाँ जाएगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएगा, और कहाँ पे जाएगा, रूट में जाएगा, है ना, सीधा डायरेक्टली रूट में जाता है, इसलिए पानी का वेस्टेज नहीं होता यहाँ पे। उसके बाद देखो, इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर द वाटरिंग फ्रूट प्लांट, गार्डन्स एंड ट्री। उसके बाद water is not wasted at all, it is the boon in the region where the availability of the water is poor। मतलब आप देखोगे कि ये क्या है, एक आशीर्वाद के समान होता है जहाँ पे पानी की कमी हो, लाइक जहाँ पे जो पानी की कमी होती है वैसे एरिया में क्या है, एक आशीर्वाद के जैसा है, क्योंकि इसमें वाटर का वेस्टेज नहीं होता, वाटर कंजर्व होता है, बचता है वाटर, ठीक है, इसके लिए। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर हम वीट को खरीफ सीजन के अंदर ग्रो करते हैं तो क्या होगा वो बताओ। तो देखो, वीट क्या है, पर्टिकुलरली अभी हम वीट की बात करें तो वीट क्या है, एक राबी क्रॉप है। कौन सा क्रॉप है राबी, ठीक है, वीट है हमारा एक राबी क्रॉप। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप वीट को खरीफ सीजन में ग्रो करोगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले ये है कि वीट एक राबी क्रॉप है, मतलब ये कब ग्रो होता है, इसको हम ग्रो करते हैं पर्टिकुलर विंटर के सीजन में, यानी कि अक्टूबर से मार्च के सीजन में। पर अगर आप उसको खरीफ सीजन में यानी कि रेनी सीजन में ग्रो करोगे तो क्या होगा, तो रेनी सीजन में एक तो पर्टिकुलर उसको उसका इन्वायरमेंट ही नहीं मिल रहा है, जो सीजन में उसको ग्रो करना है, जो मंथ में उसको ग्रो करना है, जो नेचर का उसको इन्वायरमेंट चाहिए वो तो मिलेगा ही नहीं उसको, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारा जो क्रॉप है वो प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा। एज वी नो दैट द व्हीट इज राबी क्रॉप एंड इफ वी सोन द व्हीट इन द खरीफ सीजन व्हीट क्रॉप्स में गेट डिस्ट्रॉयड, क्योंकि व्हीट बनेंगे ही नहीं, व्हीट का जो क्रॉप है वो बन ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल टेम्परेचर, उसको जो टेम्परेचर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। एंड मे वी नॉट गेट द प्रॉपर इल्ड ऑफ व्हीट क्रॉप, तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉपर इल्ड नहीं मिलेगा। इसी वजह से तो हमने हर एक क्रॉप को एक पर्टिकुलर दो सीजन्स में डिवाइड किया है, एक है खारिफ एंड एक है राबी, क्योंकि हर एक क्रॉप का अपना खुद का एक अपना टेम्परेचर है, मतलब उसको उसी टेम्परेचर में वो ग्रो करता है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है प्लस सीजन की रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, ग्रो करता है। तो अगर आप कोई भी क्रॉप को उसके सीजन के अलावा दूसरे कोई क्रॉप सीजन में ग्रो करोगे तो वो क्या होगा, ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, है ना। उसके बाद देखो क्या है, explain how soil gets affected by the continuous
प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन द फील्ड। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर आप कंटिन्यूअस प्लांट को ग्रो करवाते हो अगर एक पर्टिकुलर फील्ड में पर्टिकुलर सॉइल पे, तो सॉइल पे क्या अफेक्ट होगा, सॉइल कैसे उस पे क्या अफेक्ट होगा वो बताओ। तो प्लांट रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ। हम प्लांट को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रोथ के लिए। विदाउट द ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट प्लांट विल डाई, प्लांट क्या होगा, डाई हो जाएगा। तो अगर आप क्या कर रहे हो, जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक सॉइल है, इसमें आपने क्या किया, एक प्लांट को ग्रो किया, ठीक है, ये प्लांट को ग्रो किया, इसने अपना न्यूट्रिएंट लिया, ये अच्छे से ग्रो कर पाया। अब क्या हुआ, ये सॉइल में थोड़ा न्यूट्रिएंट का कमी हुआ, फिर से आपने क्या किया, यही सॉइल पे अगेन आपने दूसरी बार क्रॉप का प्रोडक्शन किया, कल्टीवेशन किया। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे न्यूट्रिएंट का क्या है, कमी है, न्यूट्रिएंट यहाँ पे क्या है, डिप्लेशन है न्यूट्रिएंट का। फिर से आपने ग्रो किया, तो क्या ये वाला प्लांट ये वाले प्लांट के जैसे ग्रो करेगा, प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट उसको मिला है, नहीं। तो ये वाला जो प्लांट था, इसने अपना अच्छा न्यूट्रिएंट लिया, ये अच्छे से ग्रो कर पाया। अगर आप यही वाली सॉइल पे फिर से प्लांट का ग्रोथ करोगे, कल्टीवेशन करोगे, तो आप देखोगे कि ये जो प्लांट है इसमें जो ग्रोथ हुआ है वो प्रॉपरली नहीं हुआ है। हमें जो क्रॉप का इल्ड मिलना चाहिए था वो अच्छे से नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि इसको अच्छा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ है। तो क्या होता है कि अगर आप कंटिन्यूअस प्लांटेशन करते हो, द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप रिजल्ट इन द डिप्लेशन ऑफ द सर्टेन न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एटसेट्रा। तो ऐसे आप अगर आप कंटिन्यूअस करोगे तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट की अंदर सॉइल में कमी होने लगेगी, एंड दिस रिजल्ट इन डिक्रीज द इल्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। क्योंकि न्यूट्रिएंट की कमी है तो प्लांट क्या होगा, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, उसको फूड ही नहीं मिलेगा, उसको न्यूट्रिएंट ही नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, हेंस देयर शुड बी द गैप बिटवीन द क्रॉप्स इन ऑर्डर टू गेट द गुड इल्ड। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपने ये वाले प्लांट को एक बार ये सीजन में ग्रो करवाया ये वाली सॉइल पे, तो नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे, इसको खाली छोड़ दोगे। क्या करोगे, खाली छोड़ दोगे, मतलब अनकल्टिवेटेड रखोगे, यहाँ पे कोई भी क्रॉप का कल्टीवेशन नहीं करोगे, मतलब इसको अनफेलो रखोगे, ताकि क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट यहाँ पे कम हुआ है तो ये क्या होगा, नेक्स्ट सीजन में ये क्या होगा, न्यूट्रिएंट यहाँ पे फिर से आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट यहाँ पे फिर से आ जाएंगे, और फिर से अगर आप जब यहाँ पे प्लांट का ग्रो करवाओगे तो उसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट अच्छे खासे होंगे, ताकि वो क्या होगा, प्लांट फिर से अच्छे से ग्रो कर पाएगा। लेकिन आप कंटिन्यूअस ग्रो करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रिएंट की कमी होने लगेगी और प्लांट का जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो जो क्रॉप्स होते हैं, जो जो क्रॉप कल्टीवेशन का जो 2 पीरियड होता है, वो 2 पीरियड के बीच में हम क्या रखेंगे, गैप रखेंगे। मतलब एक बार आप सॉइल को कल्टीवेट करोगे और दूसरी बार क्या करोगे, उसको अनकल्टीवेटेड रखोगे, यानी कि फैलो रखोगे। समझे? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फेलो इन बिटवीन द टू क्रॉप्स। 2 क्रॉप्स के बीच में अनकल्टिवेटेड रखना है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वीड्स एंड हाउ कैन वी कंट्रोल देम। तो मैंने पहले बोला वैसे ही कि वीड्स क्या है, वीड्स से अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स जो हमारे क्रॉप के साथ क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, ताकि ये हमारे प्लांट के साथ compete ना करे फॉर द न्यूट्रिएंट, फॉर द सनलाइट, फॉर द वाटर, किसी भी चीज के लिए, और हमारे प्लांट का जो ग्रोथ है उसको रोके ना, और हमारा प्लांट क्या हो, प्रॉपरली ग्रो हो पाए। तो क्या होता है, इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली along with the crops, and these undesirable plants are called the weeds, and weeds can be controlled by the method of weeding। मतलब कि remove करना is known as the weeding। weeding is necessary since weeds compete with the crop plant for the water, nutrient, space and light। टिलिंग बिफोर द सोइंग, सोइंग मतलब बीज को बोने से पहले आप जो टिलिंग का प्रोसेस करते हो उसमें भी आप क्या कर देते हो, वीड को रिमूव कर देते हो। टिलिंग बिफोर सोइंग इज द क्रॉप इज टिलिंग बिफोर द सोइंग द क्रॉप्स हेल्प्स इन द अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स। मतलब अपरूट कर देंगे, उसको रूट से हटा देंगे या फिर किल कर देंगे हम वीड को, जब हम टिलिंग की प्रोसेस करते हैं उसमें। बीच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स्ड विद द सॉइल, और ये क्या हो जाती है, ड्राई अप हो जाता है और उसके क्या हो जाता है, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है। Weeds are also controlled by using the certain chemicals known as the weedicides। हम क्या करते हैं, weedicide को स्प्रे करते हैं, उससे क्या होता है, उससे भी हम वीड का जो ग्रोथ है उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। ओके, is the best time for the removal of weeds before they produce the flowers and seeds। फ्लावर और सीड जब वीड्स बनाने लगे, वीड्स के जो प्लांट है वो फ्लावर बनाने लगे, सीड्स बनाने लगे, उससे पहले हम अगर उसको रिमूव कर देते हैं तो वो टाइम कैसा होता है, बेस्ट टाइम होता है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स द फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय द अपरूटिंग और कटिंग देम। हम क्या करें, मैनुअल रिमूवर भी कर सकते हैं, मतलब हम उसको अपरूट कर दे या कट कर दे रूट से और उसको निकाल ले, उखाड़ ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल रिमूवल या फिर मैनुअल रिमूवल। एंड दूसरा हम क्या करते हैं, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। हम खुरपी की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब अगर हमको एक शुगर केन का क्रॉप का प्रोडक्शन करना है तो आप कौन सी स्टेप्स को फॉलो करोगे, मतलब फर्स्ट स्टेप कौन सा, सेकंड स्टेप कौन सा, थर्ड स्टेप कौन सा। तो ये सारी जो स्टेप्स है जो हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमारे लेक्चर में देखी थी, तो उसको आप क्या करोगे, वन बाय वन अरेंज करोगे और एक शुगर केन का क्रॉप का प्रोडक्शन करोगे। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, एक चार्ट के फॉर्म में दिया है और एक जो बॉक्सेस के फॉर्म में दिया है उसको हमको फ्लो चार्ट के फॉर्म में क्या करना है, बनाना है। तो देखो क्या है, सेंडिंग द क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री, सेंडिंग द क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री। फिर दिया है इरिगेशन, उसके बाद दिया है हार्वेस्टिंग, उसके बाद सोइंग, मैन्योर, प्लॉगिंग द फील्ड एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो अब आपको बताना है कि वन बाय वन ये स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप कौन सा है, लास्ट स्टेप कौन सा है, बीच में कौन से स्टेप्स है, ये सारे बना के आपको फाइनली क्या करना है, एक शुगर केन के क्रॉप का प्रोडक्शन करना है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद हमारा क्या होता है, प्लॉगिंग ऑफ द फील्ड। मतलब कि हमने सॉइल को प्रिपेयर किया, सॉइल को क्या किया, प्लॉग किया, यानी कि लूजन अप एंड टर्न अप किया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था हमारा, सोइंग ऑफ सीड, ठीक है, सोइंग ऑफ सीड था। उसके बाद क्या था हमारा, थर्ड फोर्थ स्टेप था हमारा मैन्योरिंग, ठीक है, मैन्योर को ऐड करना था, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर को ऐड करो। उसके बाद आप देखो यहाँ पे जो स्टेप्स दिए उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हो सकता है कि बीच में और कोई स्टेप्स भी हो, लेकिन यहाँ पे जो हमको दिया है चार्ट उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, उसके बाद क्या है, प्लॉगिंग द सीड है, प्लॉगिंग द फील्ड है, उसके बाद सोइंग है, देन है हमारा मैन्योरिंग यानी कि मैन्योर को ऐड करना, देन इरिगेशन है, उसके बाद है हमारा हार्वेस्टिंग, क्या है, हार्वेस्टिंग, एंड लास्ट लास्ट जो हमारा ये है लास्ट पॉइंट वो क्या है, सेंडिंग द क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री। मतलब अब क्रॉप बन गया है, प्रोडक्शन हो गया है, तो उसको हम क्या करेंगे, अब फैक्ट्री में भेजेंगे। तो ये क्या है देखते हैं अब हम आगे, ठीक है, ये सारे स्टेप्स है। अब इसका हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट स्टेप, दूसरा प्लॉगिंग द फील्ड, फिर सोइंग, फिर मैन्योरिंग, फिर इरिगेशन, फिर हार्वेस्टिंग एंड लास्टली द सेंडिंग द क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री। और ये हमने क्या बनाया, पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया जैसा कि हमको क्वेश्चन में बोला था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज। कुछ क्लू दिए हैं, कुछ डाउन में क्लू दिए हैं और कुछ अक्रॉस में क्लू दिए हैं। ये क्लू के हिसाब से और ये जो पॉइंट्स दिए हैं इसके हिसाब से हमको क्या करना है, ये पूरी पजल को कंप्लीट करना है ना। तो फर्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग द वाटर टू द क्रॉप। वो अगर हम पानी को वाटर को क्रॉप को हम क्या करते हैं, पानी देते हैं, वाटरिंग करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन। क्या बोलते हैं, इरिगेशन। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये किस में दिया है, डाउन में दिया है। देखो यहाँ पे क्या है, ये दिया हुआ है कि डाउन में, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, इरिगेशन। क्या आएगा, इरिगेशन, ठीक है, ये हमने कंप्लीट किया इरिगेशन, ठीक है, ये किया डाउन में कंप्लीट इरिगेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट था कीपिंग द क्रॉप ग्रेन फॉर द लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस। अगर हम क्रॉप को अंडर सर्टेन कंडीशन के लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हम उसको रखना है तो हम कैसे रखेंगे, क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। क्या करेंगे, स्टोर। तो दूसरा क्या है हमारा, स्टोरेज। क्या आएगा, स्टोरेज, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, डाउन में ये दोनों। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, certain plants of the certain plant of the same kind are grown on the large scale। सेम काइंड ऑफ प्लांट को अगर हम सेम एक फील्ड में लार्ज स्केल में ग्रो करवाते तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप। क्या बोलते हैं, क्रॉप। तो क्या आएगा, क्रॉप यहाँ पे डाउन में। तो डाउन के हमने तीनों देखे, इरिगेशन, स्टोरेज एंड क्रॉप। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अक्रॉस में देखते हैं हम, अ मशीन यूज्ड फॉर द कटिंग द मैन्योर क्रॉप। कौन सी मशीन का हम यूज करते हैं मैन्योर जो हमारा क्रॉप बन गया उसको कट करने के लिए, हार्वेस्टर। तो यहाँ पे क्या आएगा, हार्वेस्टर। फिर उसके बाद राबी क्रॉप्स विच आर आल्सो वन टाइप ऑफ पल्सेस। क्या है, देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, सॉरी, यहाँ पे आया हमारा हार्वेस्टर, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, हार्वेस्टर। और एक कौन सा जो क्रॉप है जिसको जो राबी क्रॉप में राबी सीजन में ग्रो करता है, प्लस वो एक पल्सिस भी है, तो वो क्या आएगा, उसमें आएगा ग्राम्स। क्या आएगा, ग्राम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द शाफ्ट। हम कौन सा था ये प्रोसेस जिसमें हम ग्रेन को शाफ्ट से अलग करते थे, थ्रेशिंग। क्या था, थ्रेशिंग। तो देखो थ्रेशिंग कहाँ पे आएगा, या फिर एक उसका दो थे, यहाँ पे थ्रेशिंग नहीं दिया, यहाँ पे दिया विनोइंग। तो दो देखे थे हमने, एक थ्रेशिंग था, एक विनोइंग था। विनोइंग में क्या था, एयर की हेल्प से हम ऐसा जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको यूज करके एयर की हेल्प से हम क्या करते थे, शाफ्ट से हमारे क्रॉप को सेपरेट करते थे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, विनोइंग। अब हम देखते हैं इसका फाइनल आंसर। देखो इरिगेशन था जो हमारा वाटर वाला दिया था, इरिगेशन। फिर हमने देखा था स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या था हमारा, क्रॉप, ठीक है।
उसके बाद देखो क्या था, अक्रोस में हमने देखा था कि किस मशीन से आप क्रॉप को हार्वेस्ट करते हो, तो क्या था, हार्वेस्टर। उसके बाद एक राबी क्रॉप है, राबी क्रॉप भी है प्लस वो क्या है, एक टाइप का ग्राम भी है, तो उसमें एक टाइप का पल्स है, तो उसमें क्या था आंसर, ग्राम। और जो हमारी जो क्रॉप को शाफ्ट से अलग करने की जो प्रोसीजर थी उसको हम बोलेंगे विनोइंग। ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर। आज हमने क्या देखा, हमने देखा एक्सरसाइजेस। चैप्टर नंबर 1 की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक की जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो सारे आज हमने देखे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट आपके चैप्टर नंबर 2 में, जो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। हम उसके बारे में देखेंगे, प्लस उसकी कुछ एक्सरसाइज, उसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो, प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टे ट्यून विथ मी।